नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी और सीएम रविशंकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आरएस पाठशाला से। डियर, आज हम बात करेंगे मेक और बाई डिसीजन पे। मेक और बाई में क्या डिफरेंस है, मेक और बाई होता क्या है। बेटा ऐसे समझ के चलते हैं, मेक और बाई और एक टर्म होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो यूज होता है कंप्लीट प्रोडक्ट के केस में होता है, और मेक और बाई कंपोनेंट के केस में होता है। क्यों होता है सर? देखिए, कोई भी कंपनी इस डायलेमा में होती है कि कंपोनेंट या प्रोडक्ट को घर में बनाए या बाहर से खरीद के लेके सीधा बेच दें या उसे मेन प्रोडक्ट में यूज कर लें। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें प्रोडक्ट बनाना है पेन। पेन हमारे लिए हो गया मेन प्रोडक्ट जिसको हम मार्केट में बेचेंगे, यानी जो बेचा जाता है प्रोडक्ट को, यानी जो भी गुड्स आप मार्केट में बेचते हैं उसे आप कह देते हैं हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो आइटम चाहिए, जो जो गुड्स चाहिए, उसे अपन कहते हैं कंपोनेंट्स। यानी कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या हो गया सर? रिफिल हो गया, इसका जो ये ऊपर का ढक्कन हो गया, और इसके ऊपर आगे का ढक्कन हो गया और इसके उसके ऊपर का ढक्कन हो गया। यानी कुल मिला के 3 ढक्कन हो गए, ढक्कन 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 3 ढक्कन। और दूसरे केस में सर अपना क्या हो गया? रिफिल। अगर हम अगर पेन बना रहे हैं तो हमारे पास कुल मिला के 4 कंपोनेंट हो गए। लेकिन सर अगर हम रिफिल बना रहे हैं तो रिफिल हमारे लिए प्रोडक्ट हो जाएगा, और इसमें जो इंक यूज हो रहा है वो हमारे लिए कंपोनेंट हो जाएगा। इसके बाद में अपना फ्लू होता है, जो जेल पेन होता है उसमें जो जेल यूज होता है वो हमारे लिए कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो हमारा नीब पॉइंट है हमारे लिए कंपोनेंट हो जाएगा। ये जो प्लास्टिक है हमारे लिए कंपोनेंट हो जाएगा। तो पेन जो रिफिल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए कितने कंपोनेंट होंगे? 1 2 3 4 4। और जो पेन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी कितनी होगी कुल मिला के कंपोनेंट? 4। समझ में आ रहा? अगर आप रिफिल बना रहे हैं तो इंक हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसका निप पॉइंट हो गया, ये हमारे लिए कंपोनेंट हो गए। और अगर आप पेन बना रहे हैं तो ये ढक्कन 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 3 ढक्कन और एक रिफिल, ये अपने कंपोनेंट हो गए। तो सर अगर कंपोनेंट की बात चलती है तो हम उसको कहते हैं मेक और बाई। अगर हम कंप्लीट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। लेकिन सच बताता हूं, अगर दोनों सिचुएशन में कहीं कहीं, अगर क्या सर, हर एक सिचुएशन में नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग और मेक और बाई एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज होते हैं। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेक और बाई अलग होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग अलग होता है। दोनों सिमिलर टू होता है। बस सब कॉन्ट्रैक्टिंग मेनली जो यूज होता है, मेनली यूज होता है प्रोडक्ट के केस में, और मेक और बाई जो यूज होता है मेनली यूज होता है कंपोनेंट के केस में। सर तो फिर करेंगे क्या? मेक और बाई मीन्स इधर है अपना मेक और इधर है अपना बाई। दिख रहा है आपको? मैंने घर में बनाए या बाहर से खरीदें? क्या आप घर में डिसीजन नहीं लेते? घर में भी डिसीजन लेते हैं कि घर में आज क्या बनना चाहिए, मटर पनीर बनना चाहिए, या घर में मैगी बनना चाहिए, या बाहर से खरीद के लेके आना चाहिए। सर ऐसी बात है, खैर मैगी कौन खरीदता बाहर से? बाहर निकलो तो सही, बाहर से भी खरीदना पड़ता मैगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप भी डिसीजन लेते हैं, मिठाई घर में बनाए या बाहर से बनवा के लेके खरीद के लेके आ जाए। तो सर ऐसा ही डिसीजन कंपनियां भी लेती हैं कि क्या ये प्रोडक्ट कंप्लीट का कंप्लीट कंप्लीट पेन बाहर से खरीद लें या हम इसको घर में बनाएं। अच्छा, बात कैसे होगी ये? पहले चलते हैं, समझते हैं मेक और बाई क्या है और कैसे है। चलिए सर, आपके सामने लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको सुनना है बस। मेक और बाई डिसीजन हमने पहले बात कर रखा है, कंपोनेंट के केस में यूज होता है, जबकि सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो यूज होता है वो प्रोडक्ट के केस में यूज होता है। यहाँ पे क्या है, जो गुड्स, प्रोडक्ट में जो गुड्स हम बनाते हैं बेचने के लिए मार्केट में, अपन उसे क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। और जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो गुड्स यूज होता है उसे अपन कहेंगे कंपोनेंट। हमारे लिए तो दोनों का दोनों बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। कंपोनेंट अगर बना रहे हैं तो क्या कहते हैं? मेक और भाई। अगर प्रोडक्ट बना के बनाए या खरीदे अगर यूज करते हैं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग। लेकिन सर जब हम कॉस्टिंग टर्म में यूज करेंगे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज हो सकता है, हमने पहले बात कर रखा है। इसलिए मैंने लिखा है मेक और बाई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग दोनों आपस में बराबर होता है। सर मेक और बाई और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का डिसीजन जो होता है दो बेसिस पे लेते हैं। मैं आज जो डिस्कस करूंगा आपके साथ रेलिवेंट कॉस्ट बेस्ड। रेलिवेंट कॉस्ट क्या होता है? हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे, आप वहाँ सर्च करिएगा, मिलेगा आपको। मैं यहाँ कमेंट में डाल दूंगा कि रेलिवेंट कॉस्ट कैसे होता है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का डेफिनेशन कैसे निकलता है, रेलिवेंट कॉस्ट क्या है डेफिनेशन। चलिए, तो बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्टिंग और दूसरा है बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का डिस्कशन बाद में करेंगे, अभी रेलिवेंट कॉस्टिंग ओरिएंटेड करते हैं। तो सर सवाल ये है कि सर आप जब डिसीजन लेंगे तो कुछ फैक्टर्स तो होंगे जो ध्यान में रखा जाए, यानी क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर्स हमें कंसिडरेशन में रखना चाहिए ड्यूरिंग मेकिंग डिसीजन मेक और बाई। तो सर अगर आप किसकी बात करें, कॉस्ट कंपोनेंट की, तो कॉस्ट कंपोनेंट में एक ही है कि घर में बनाने का कितना खर्चा है और बाई करने का कितना खर्चा है, उसका कंपैरिजन कर लीजिए। यानी कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ गुड्स एंड बाई फ्रॉम द मार्केट, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है।
जबकि वही अगर आप नॉन कॉस्ट फैक्टर की बात करते हैं, मीन्स कॉस्ट के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, जो हमें कंसिडरेशन में लें, जिन फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लें बिफोर टेकिंग डिसीजन कि घर में बनाए या बाहर से बनाए खरीदें। एक तो है सर पॉसिबल यूज ऑफ रिलीज्ड कैपेसिटी, मीन्स अगर हम अपनी मशीन को अगर यूज कर रहे हैं, किस केस में यूज करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उस केस में अगर हम बाई करने लगे तो उस केस में अपने पास वो खाली जगह हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी तो हम उसको भाड़े पे लगा सकते हैं। तो क्या या दूसरा ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उसका, उस जगह का, ये अपना नॉन कॉस्ट फैक्टर है। दूसरा डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या वो टाइम पे सप्लायर करेगा, सप्लायर रिलायबल है या नहीं है, सोर्स रिलायबल है या नहीं है, जहां प्रोडक्ट बनेगा कंपोनेंट बनेगा क्या वो जगह सही है या नहीं है। एप्पल कंपनी भी अपने सप्लायर के पास बार बार साल में एक बार विजिट करती ही करती है। रीजन क्या है सप्लायर का विजिट करना, ताकि प्रोडक्ट की यानी कंपोनेंट की क्वालिटी देख सके क्या हमारे एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं। दूसरा क्वालिटी की बात कर ली हमने। टेक्निकल नो हाउ, क्या हम जिस कंपोनेंट को बनाने के लिए चाहत है या प्रोडक्ट को बनाने की चाहत रखते हैं, क्या वो हमारे नो हाउ में है, क्या हमारे पास उसका पेटेंट कॉपीराइट है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमें खरीदने का ही पड़ेगा, बनाने का कोई सिचुएशन ही नहीं है सर। नेक्स्ट क्या है रिलेशनशिप विद सप्लायर। मान लेते हैं सप्लायर से आप 10 कंपोनेंट खरीदते थे, उसमें 2 कंपोनेंट आपको लगता है सस्ता बनेगा तो आप घर में बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 कंपोनेंट घर में बनाएंगे तो हो सकता है सप्लायर बोले कि बाकी के भी 8 यूनिट बना लो, 8 कंपोनेंट बना लो। हमें अगर आपको ऑर्डर देना है तो टोटल का देना पड़ेगा, यानी पूरा पूरा का पूरा 10 का देना पड़ेगा, ना कि सेलेक्टिव का कि जो महंगा है वो हम बनाएं, जो सस्ता है वो आप बनाएं। ऐसे थोड़े ना चलता है। इसलिए सर आपको तो पूरा ऑर्डर देना पड़ेगा। इस केस में सर सप्लायर से हमारा रिलेशन बिगड़ सकता है। तो इन नॉन कॉस्ट फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, डन। अब आगे चलते हैं सर। अब डिसीजन रूल क्या है, कैसे लेंगे डिसीजन रूल। सर नॉन कॉस्ट फैक्टर्स कंसिडरेशन में लिया जाता है, लेकिन हम जो है हम नॉन कॉस्ट फैक्टर को यहाँ बैठ के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो मेनली जो डिसीजन मेकिंग जो होता है कॉस्टिंग का, वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल फैक्टर होता है, यानी कॉस्ट फैक्टर होता है। सर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए जरूर बेनिफिशियल होता है, लेकिन सर आप उसको मॉनेटरी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको अभी इग्नोर करके चलेंगे। मेनली जो डिसीजन होगा वो बेस्ड ऑन कॉस्ट फैक्टर होगा। तो कॉस्ट फैक्टर में कहता है कि अगर घर में बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है तो बाहर से खरीद लो। जैसे मिठाइयाँ, मिठाइयाँ आप क्या करते हैं बाहर से खरीदते हैं ना कि बनाते हैं। दूसरा क्या है अगर घर में बनाने का खर्चा कमती पड़ रहा है, बाहर खरीदने का खर्चा महंगा पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में क्या करिए सर मेक करिए। जैसे मटर पनीर की सब्जी, अगर मटर पनीर की सब्जी बाहर से मंगाएंगे, अगर एक प्लेट छोटा सा मंगाएंगे तब तो जरूर वो सस्ता पड़ेगा बाहर से, लेकिन अगर पूरी फैमिली के लिए चाहिए सर तो घर में बनाना सस्ता पड़ता है। उसी तरह से कंपनियों को भी सोचना है कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अगर ज़्यादा है तो उसे बाहर से खरीद लीजिए। हाँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है तो बाहर से खरीद लीजिए, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, हमारा ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, ताकि खर्चा मिनिमाइज हो। डन है। तो अगर हमारा खरीदने का खर्चा क्या है सर, खरीदने का खर्चा कमती है तो खरीदेंगे, अगर बनाने का खर्चा कमती है मीन्स कम है तो बनाएंगे। सिंपल सी बात। अगर आप तैयार है तो चलते आगे। अच्छा अब सवाल है कि सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे निकालेंगे सर, सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग कैसे निकालेंगे। तो सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सर दो बातें हैं, या कॉस्ट ऑफ बाइंग और कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसे कंपैरिजन करेंगे। आपके सामने फॉर्मेट लिखा, लेकिन आप सुनिएगा और देख भी लीजिएगा। हो सकता है आपको स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही हो, लेकिन आजकल फास्ट ज़माना है, अगर आपको फास्ट लगती है तो आराम आराम से सुनिएगा सर, और आराम से पढ़ भी लीजिएगा, लिखा हुआ सब कुछ है। चले, तो कहता है कि बाइंग कॉस्ट अपना गिवन होगा, सप्लायर जो भी प्राइस पे कह रहा है कि सप्लायर 100 रुपये पे देगा तो हम 100 रुपये ले लेंगे। लेकिन सवाल है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा। सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आता है बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्टिंग। बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्टिंग मीन्स क्या है, कॉस्ट हमारा दो तरह से क्लासिफाइड होता है, एक रेलिवेंट कॉस्ट, दूसरा इरेलीवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है, जो डिसीजन के साथ चेंज हो जाए उसे रेलिवेंट कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इन चारों खर्चों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सा हमने क्या बोला, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीन ही तो हुआ। हाँ तीन ही हुआ, सॉरी। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या खर्चा आएगा सर, एक खर्चा आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, दूसरा कॉस्ट ऑफ लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मेकिंग कॉस्ट में सर, मेकिंग कॉस्ट में ध्यान से सुनिएगा, मेकिंग कॉस्ट में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट नहीं लेते, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का भी वेरिएबल होता ही नहीं है। तो ये तीन खर्चे जो हो गए वेरिएबल हो गए, वो रेलिवेंट है क्योंकि इंक्रीमेंटल है। इसके अलावा
जो भी खर्चा का इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे, जो भी इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसको भी हम कंसिडरेशन में लेके चलेंगे। चलिए अब सवाल क्या है कि हमारा इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा, इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा उसको भी कंसिडरेशन में लेंगे, और साथ साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इनका सम निकालेंगे सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकलेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आप यूट्यूब देखेंगे हमारा चैनल तो उस पर मिल जाएगा। अब सर हमें चलना है इधर को, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने निकाल लिया। अब इस टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हमें कंपैरिजन करना है बाइंग कॉस्ट से, यानी कंपैरिजन करेंगे किसको? कंपैरिजन सप्लायर कॉस्ट और सर बाइंग कॉस्ट, सॉरी सप्लायर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर सप्लायर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ रहा है तो सेविंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर सप्लायर कॉस्ट कम आ रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है तो लॉस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर सेविंग इन मैन्युफैक्चरिंग है तो हम क्या करेंगे सर? मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर लॉस इन मैन्युफैक्चरिंग है तो हम बाई करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट का जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन रेलिवेंट कॉस्ट होगा, और रेलिवेंट कॉस्ट मीन्स इंक्रीमेंटल फ्यूचर कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फ्यूचर कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत बातें तो क्लियर होगी अच्छी तरीके से। अब आप कोई भी क्वेश्चन मेक और बाई का बनाएं, एक और एस्पेक्ट लेके आएंगे अपना, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन उसके पहले, जाने से पहले, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो अपन लगातार लेके आएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का लेके आएंगे, बस ज़रूरत है आपके साथ की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।